आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि आज ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर पर छापा मार सकती है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि आज अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। वहीं दिल्ली की मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज सहित कई नेताओं ने कल देर रात को इस बारे में सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा। इधर ईडी सूत्रों के मुताबिक ऐसी कोई तैयारी नहीं है। ईडी सूत्रों के मुताबिक ईडी अरविंद केजरीवाल को फिर से समन भेजने पर विचार कर रही है। कल तीसरे समन के बाद भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। उन्होंने कहा था कि वो गणतंत्र दिवस की तैयारियों और साथ ही राज्यसभा चुनाव की तैयारियों में व्यस्त है, ये कारण उन्होंने गिनाए थे और साथ ही कहा था कि जो भी सवाल जवाब ईडी को करने हैं तो उसका जवाब देने के लिए वो तैयार हैं। अब आपको हम वो ट्वीट दिखा रहे हैं, दिल्ली की मंत्री आतिशी ने जो ट्वीट किया था और इसमें सौरभ भारद्वाज ने भी ट्वीट किया है। इस ट्वीट में लिखा है कि खबर आ रही है कि ईडी कल सुबह अरविंद केजरीवाल के घर छापा मारने आ रही है, गिरफ्तारी भी संभव है। और साथ ही आपको आतिशी के ट्वीट के बाद सौरभ भारद्वाज जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने भी ट्वीट किया है और ये लिखा है कि कल सुबह मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के घर ईडी पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार करने वाली हैं। तो ये आशंकाएं आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं, जो नेतागण हैं, वो कल रात को जता रहे थे, जिसके चलते उन्होंने ट्वीट किया। हमारे सहयोगी शरद शर्मा मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद है। किस तरह की गतिविधियां वहां पर चल रही है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं शरद शर्मा। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर दिल्ली के सिविल लाइंस के फ्लैगस्टाफ रोड पर हूं। ये मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है। जिस समय आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ये आशंका व्यक्त की कि अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी रेड कर सकती है और उनको गिरफ्तार कर सकती है, तो उस सुबह पहले जो दोनों रास्ते थे मुख्यमंत्री के घर जाने वाले, पहले पुलिस ने उन दोनों रास्तों को बंद किया और उसके बाद अब जब मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूं तो कुछ ही देर पहले मीडिया को यहां पर इजाजत दी गई है आने की कि आप मुख्यमंत्री के घर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यहां पर पहुंच के जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि यहां जो हालात हैं वो सामान्य नहीं दिखते। सामान्य क्यों नहीं दिखते कि आम दिनों पर जब हम मुख्यमंत्री के घर पर आते हैं तो ये जो बैरिकेड एक तरह से लगाए गए हैं, ये देखिए, ये मीडिया के लिए एक तरह से दायरा बनाया गया है, एनक्लोजर बनाया गया है मुख्यमंत्री के घर के ठीक बाहर के मीडिया इसमें रहे। और पुलिस की तैनाती भी यहाँ पर की गई है। देखिए, पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। ये वो पुलिस बल नहीं है जो मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी में हमेशा रहता है। ये अलग सिक्योरिटी बल है जो आज ही अलग से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा देखिए, ये भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सीएम सिक्योरिटी नहीं है, ये अलग से सिक्योरिटी लगाई गई है, जो ये तो जरूर बताती है कि हालात सामान्य नहीं है, कि कुछ इंतजाम जो हैं पुलिस ने अपनी तरफ से किए हैं। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि ईडी यहां पर रेड करने वाली है, इस वजह से पुलिस ने ये इंतजाम किए हैं। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाना है, इस वजह से पुलिस ने इंतजाम किए हैं। ये भी हो सकता है कि कई बार इंतजाम इसलिए भी किए जाते हैं कि आशंका होती है कि बहुत सारे लोग यहाँ ना पहुंच जाएं, कहीं जो है व्यवस्था की समस्या यहाँ पर ना आ जाए, तो इस वजह से भी पुलिस का इंतजाम किया जाता है। लेकिन इससे पहले इस तरह का जो एनक्लोजर वाला जो इंतजाम मैंने मुख्यमंत्री के घर पर देखा था वो तब था जब मुख्यमंत्री इसी मामले के अंदर, दिल्ली की शराब नीति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया था। तो उस दिन इस तरह के एनक्लोजर जो है मीडिया के लिए लगाए गए थे और पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई थी। उसके बाद अब जो है ये इस तरह की इंतजाम जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर किए गए हैं। हालांकि अभी तक जब हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं तब तक ये तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर कि ईडी आई है। ईडी की टीम अभी तक तो यहाँ नहीं दिखी है और अभी तक ईडी आएगी या नहीं इस पर हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि जो हालात यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो इंतजाम दिखाई दे रहे हैं, वो हम जो है जरूर रिपोर्ट कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुदेश कुमार राम के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। और वहीं बीजेपी अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम पर हमलावर है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम लगता है मनोहर कहानियां गढ़ने में महारत हासिल है इन लोगों के अंदर। कल देर रात से इनके ट्वीट और वीडियो चल रहे हैं कि आज अरविंद केजरीवाल के यहां ईडी की रेड हो सकती है, उनको गिरफ्तारी हो सकती है। मुझे नहीं पता इनको
ये इंफॉर्मेशन कहां से मिली, लेकिन कानून के तहत कोई कुछ भी होगा तो उसकी पे कार्रवाई होगी। ये कानून के तहत सब कुछ हो रहा है। 3 बार से आप ईडी के सम्मन को जानबूझकर इवेट कर रहे हैं। और अब बात करते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। वो अपने पद पर बने रहेंगे। रांची में सत्तारूढ़ गठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह ने यह दावा किया है। दरअसल ईडी के लगातार मिल रहे समन के बीच ऐसी अटकलें काफी जोरों पर थी कि हेमंत सोरेन सीएम की कुर्सी छोड़कर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को ये पद सौंप सकते हैं। गिरिडीह के गांडे से जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे ने इन अटकलों को और भी हवा दे दी थी और ऐसा माना जा रहा था कि सोरेन अपने इस्तीफे के बाद कल्पना सोरेन को गांडे से विधानसभा का उपचुनाव लड़ाकर विधानसभा भेजने की तैयारी में है। लेकिन अब इन तमाम अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है, यानी कि हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बैठक में 43 विधायक थे। 43 विधायकों में बातें यही आई कि हेमंत जी आज भी मुख्यमंत्री हैं, आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। गिरफ्तारी को लेकर कोई शंका बस हमने आपको एक पंक्ति में कहा कि हेमंत जी आज भी मुख्यमंत्री, आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। समीकरण को लेकर चर्चा है, नए नाम को लेकर चर्चा है। अरे मुख्यमंत्री जब हमारे हेमंत सोरेन जी तो नए नाम, नए सियासी समीकरण, ये आपका मनगढ़ंत, आपका दिमागी उपज है और जो विपक्ष के लोग हैं उनकी दिमाग की उपज है, कहीं से ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, ये कल्पना सोरेन का जो नाम जो विरोधी लोग हैं ये लोग कहीं से कल्पना सोरेन जी की कोई बात, राजनीति में कहीं कोई बात नहीं। कल्पना सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी है और एक भारतीय नारी है, बस। और वो अपने पति के कार्यों में पति के को हौसला बुलंद के कार्रवाई में क्या सर, ये बने रहेंगे। अब आदी हो चुके हैं लोग, अब आदी हो चुके हैं सर। ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और रहेंगे। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, बने रहेंगे। सीएम आवास पर यह बैठक हुई थी, उसके बाद की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। वहीं झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों पर कल सुबह से जो रेड थी वो देर रात तक चली, जिसमें मुख्यमंत्री के जो प्रेस सलाहकार हैं अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के घर से ईडी ने लगातार 16 घंटे तक छापेमारी की कार्रवाई की, जिसमें कि ईडी ने कई अहम दस्तावेज और डेटा जब्त किए हैं। ईडी की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। वहीं साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव के सरकारी आवास से 9 mm की 14 राउंड गोली, सीएम के प्रतिनिधि रहे पंकज मिश्रा के ईडी के खिलाफ रची गई साजिश का ड्राफ्ट लेटर बरामद किया गया। विनोद सिंह के पास से करीब 14 लाख कैश की बरामदगी ईडी ने की है और कल्पना सोरेन के नाम का एक चेकबुक भी यहां पर जब्त किया गया है। आपको बता दें कि पत्थर कारोबारी के कन्हाई के ठिकाने से सीरियल नंबर वाले 30 अकाउंट जब्त किए गए हैं। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की बात करते हैं, जिनको फिलहाल अभी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने निष्कासन के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। संसद से निष्कासन बना रहेगा महुआ मोइत्रा का और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल अंतरिम राहत वो नहीं दे सकते हैं। ये मामला इतना आसान नहीं है। महुआ मोइत्रा की संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने की इजाजत देने की अर्जी को ठुकरा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि मोइत्रा की निष्कासन के खिलाफ अर्जी का परीक्षण सुप्रीम कोर्ट करेगा। लोकसभा के महासचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। 11 मार्च से शुरू होगी इस हफ्ते, जो 11 मार्च से जो हफ्ता शुरू है उसमें सुनवाई शुरू होगी। और इस वक्त सूत्रों के हवाले से खबर है कि इंडिया गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय दल कांग्रेस से थोड़ा खफा हैं और कांग्रेस को अलग कर बैठक करने की तैयारी में है। अगले 2 दिनों में ऑनलाइन मीटिंग कर एक बड़ा फैसला हो सकता है। नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, शरद पवार के अलावा दूसरे क्षेत्रीय दलों के नेताओं की आपस में बातचीत होने की जानकारी मिल रही है।
तो लोकसभा चुनावों की और भारत न्याय यात्रा जो कि कांग्रेस निकालने जा रही है उसकी तैयारियों को लेकर आज कांग्रेस की एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इनके अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पार्टी के महासचिव, राज्यों के प्रभारी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यों के विधायक दल के नेता इसमें शामिल होंगे। ये पार्टी के नए महासचिवों और राज्य प्रभारियों की पहली बैठक होगी। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस नेतृत्व अलग अलग राज्यों के नेताओं के साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक कर चुकी है। कांग्रेस ने 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा निकालने का ऐलान किया और इस बैठक में इस बारे में भी चर्चा हो सकती है। और इस वक्त हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। हिमांशु, 14 तारीख को 6200 किलोमीटर लंबी कांग्रेस एक यात्रा अब जो निकालने जा रही है उससे ठीक पहले ये बैठक अब हो रही है, क्या फोकस रहेगा इस बैठक में? चर्चा किन किन मुद्दों पर? हिमांशु शेखर से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आज ये अहम बैठक कांग्रेस की होने जा रही है जिसमें कि कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर यहाँ पर तमाम बड़े नेता और हाल फिलहाल जो पार्टी में जो बदलाव हुए हैं, जो राज्यों के प्रभारी हैं, पार्टी महासचिव हैं और राज्यों के विधायक दल के नेता हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी से 6200 किलोमीटर लंबी शुरू होने जा रही है, 14 राज्यों को कवर करेगी। हमारे सहयोगी हिमांशु एक बार फिर हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। हिमांशु, बताएं ये जो बैठक है उसमें फोकस किस बात पर रहेगा? देखिए, मुख्य तौर पर 2 चीजों पर फोकस है। ये एक स्ट्रैटेजी मीटिंग है जो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई है, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे। और इसमें मुख्य तौर पर जो लोकसभा चुनाव को लेकर जो कई स्तर पर तैयारी चल रही है, संगठन के स्तर पर अलायंस बनाने को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय दलों के साथ अलग अलग बातचीत चल रही है। एक समीक्षा बैठक है जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष इनपुट्स लेना चाहते हैं, क्योंकि इसमें सभी राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी बुलाया गया है। जो कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के नेता हैं अलग अलग राज्यों में, उनको भी इसमें बुलाया गया है, जिससे कि एकजुट होकर एक साझा रणनीति बनाई जाए। क्योंकि देखिए, हर राज्य में अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग तरह की अलायंस को लेकर बातचीत चल रही है, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है। तो राष्ट्रीय स्तर पर कैसे एक आपसी समन्वय के साथ एक साझा रणनीति बनाई जाए, इस पर मुख्य फोकस होगा। साथ ही सभी राज्यों के जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनको भी इस बैठक में बुलाया गया है, क्योंकि राहुल गांधी की जो भारत न्याय यात्रा है जो करीब 2 महीने चलने वाली है, इम्फाल से लेकर मुंबई तक, 14 जनवरी से 20 मार्च तक, तो इस दौरान वो 14 राज्यों से होकर गुजरेगी। करीब 85 जिले हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं। और इस यात्रा के दौरान कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज किया जाए, कांग्रेस के समर्थकों को मोबिलाइज किया जाए, जिससे कि वो इस पूरे 2 महीने के अंतराल के दौरान लोकसभा चुनावों से ठीक पहले भारत न्याय यात्रा से ज्यादा जुड़े। और इसके लिए किस तरह की एक रणनीति बनानी होगी और क्या फैसला राहुल गांधी ने किया है, ये सारी जानकारी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी और जो दूसरे बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनके सामने रखा जाएगा, जिससे कि इसकी जो तैयारी है, अब करीब 10 दिन का समय बचा है, तो वो तैयारी जल्दी से जल्दी की जाए। मुख्य तौर पर बैठक में जया इन्हीं 2 मुद्दों पर फोकस रहेगा। जी, इन्हीं 2 मुद्दों पर रहेगा कि इंडिया गठबंधन में जो सीट शेयरिंग का मुद्दा और भारत न्याय यात्रा 6200 किलोमीटर 14 स्टेट्स को कवर करते हुए और करीब 355 के आसपास लोकसभा सीट उसमें कवर हो जाएंगी। इन 2 मुद्दों पर खास फोकस रहेगा। बैठक करेगी आज कांग्रेस। और बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां आईएस मॉड्यूल केस की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने एक बड़ा खुलासा किया है। अपने 4000 पन्नों के आरोप पत्र में मुंबई के भाईखला का रहने वाला ये है ताबिश सिद्दीकी। ताबिश अपने 4000 पन्नों के आरोप पत्र में एनआईए ने गिरफ्तार आरोपियों द्वारा देश में इस्लामिक संगठन को एस्टैब्लिश करने की कोशिशों की सिलसिलेवार जानकारी दी है। देखते हैं रिपोर्ट। मुंबई के भाईखला का रहने वाला ये है ताबिश सिद्दीकी। ताबिश महाराष्ट्र के आईएसआईएस मॉड्यूल केस का आरोपी नंबर 1 है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने हाल ही में दायर आरोप पत्र में बताया है कि ताबिश सिद्दीकी कश्मीर में आईएसआईएस के लिए जमीन तैयार करने का काम कर रहा था। एनआईए के मुताबिक ताबिश साल 2018 में कश्मीर के कुपवाड़ा में 1 सप्ताह के लिए रुका था। वहां से उसने आईएसआईएस को ईमेल के जरिए कश्मीर के हालात के साथ कश्मीर में आईएसआईएस का संगठन खड़ा करने का प्लान भी भेजा था। ये बहुत ही एक
खतरे वाली बात है देश के लिए, क्योंकि अगर इस तरह का मॉड्यूल एक ऐसे स्टेट में स्थापित हो गया जहां पे काफ़ी समय तक मिलिटेंट विचारधारा, एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा, भारत विरोधी विचारधारा चल रही थी, तो ये एक देश के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। एनआईए ने ताबिश सहित कुल 6 संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ 4000 पन्नों के आरोप पत्र में मुंबई से सटे ठाणे जिले के पड़घा बोरीवली गांव के बारे में तो हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। एनआईए का दावा है कि गिरफ्तार आरोपी पड़घा बोरीवली गांव को मुल्क शाम यानी ग्रेटर सीरिया मानते थे, क्योंकि वहां 95% मुस्लिम रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी विवाद होने पर वहां के बुजुर्ग खुद ही विवादों का फैसला करते हैं। इतना ही नहीं तो कोरोना काल में भी वहां की मस्जिदें और स्कूल बंद नहीं हुए थे। पड़घा की छोटी मस्जिद में ही मुस्लिम युवकों को आईएसआईएस से जुड़ने के लिए मीटिंग भी हुआ करती थी। ठाणे जिले का पड़घा बोरीवली गांव सालों से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। वजह है साकिब नाचन, जो मुंबई में बम धमाके का आरोपी भी रह चुका है। साकिब नाचन को हाल ही में एनआईए ने भी गिरफ्तार किया है। एनआईए ने महाराष्ट्र आईएसआईएस मॉड्यूल केस में ताबिश के साथ जिन 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है, वो साल 2015 से एक दूसरे के संपर्क में आना शुरू हुए। इसके लिए उन्होंने यूनिटी ऑफ मुस्लिम उम्मा और इम्पोर्टेड मीम जैसे ग्रुप भी बनाए थे। एनआईए के मुताबिक सभी आरोपी पुणे और आसपास के जंगल और पहाड़ी इलाकों में आतंकी ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। उनके पास से मिले फोन और गैजेट से कई आपत्तिजनक भाषणों और आतंकी ट्रेनिंग के वीडियो भी बरामद हुए हैं। एनआईए के मुताबिक ताबिश ने अपने साथी आरोपियों के साथ DIY किट भी साझा किया था, जिसका मतलब है डू इट योरसेल्फ। आतंकी वारदात को अकेले अंजाम देने वाले को लोन उल्फ कहते हैं। तो क्या आईएसआईएस देश में लोन उल्फ तैयार कर रहा है? मुंबई से कैमरन संजय मंडल से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। गुरुग्राम से खबर, जहां 27 साल की एक पूर्व मॉडल का शव बरामद हुआ है। पुलिस को ये शक है कि ये वारदात को अभिजीत सिंह ने अंजाम दिया है, जो कि सिटी पॉइंट होटल का मालिक है। आरोप है कि अभिजीत समेत कुछ लोगों ने होटल में ही इस मॉडल की हत्या को अंजाम दिया। इसके बाद अभिजीत ने अपने साथियों को 10 लाख रुपए देकर शव को ठिकाने लगाने को कहा। ये एक दिव्या नाम की लड़की, जिसकी 27 साल की उम्र है, उनके परिवार वालों ने बताया कि लड़की किसी अभिजीत नाम के, जो कि सिटी पॉइंट होटल गुड़गांव का मालिक है, उनके साथ गई थी और अब उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। जो पुलिस ने सिटी पॉइंट होटल में जा कर के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो अपराध की होने की पुष्टि होने पर अभियोग अंकित किया गया है और आगे अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जिसमें क्राइम टीम भी इसमें हर पहलू पे बारीकी से अनुसंधान कर रही है। ईरान से खबर, जहां केरमान प्रांत बुधवार शाम को दोहरे बम धमाकों से उस समय दहल गया जब सैकड़ों लोग ईरानी सेना के टॉप कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की कब्र के करीब उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। इन धमाकों की चपेट में आकर 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 170 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन धमाकों को लेकर अमेरिका ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। साथ ही अमेरिका ने कहा कि उसे ऐसी कोई वजह भी नजर नहीं आ रही जिसमें इन हमलों में इजराइल का हाथ होने का शक हो। आपको बता दें कि जनरल कासिम सुलेमानी ईरानी सेना की एलीट यूनिट रिपब्लिकन गार्ड्स के चीफ थे, जिनकी मौत साल 2020 में अमेरिकी सेना के ड्रोन अटैक में हो गई थी। और इन धमाकों को ईरान ने आतंकी कार्रवाई करार देते हुए इसमें इजराइल के हाथ होने की बात कही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष क्लॉडिन गे ने आखिरकार विवादित टिप्पणी के बाद से उठे सवालों के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया। थीसिस और दूसरे लेखों में नकल के आरोपों के अलावा कैंपस में यहूदी विरोध पर उनकी टिप्पणियों के बाद से विवाद हो गया था, जिसके बाद उन पर इस्तीफे का जबरदस्त दबाव था। During these difficult days, I have felt the bonds of our community strain. In response, I have sought to confront hate while preserving free expression. क्लॉडीन गे ने मंगलवार को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अध्यक्ष के तौर पर अपना इस्तीफा दिया। उनका कार्यकाल अब तक का सबसे छोटा रहा। Not always gotten it right. गे की थीसिस और दूसरे लेखों में नकल के आरोप और कैंपस में यहूदी विरोध पर की गई उनकी टिप्पणियों की वजह से
उन पर बढ़ते दबाव के बाद उनका ये इस्तीफा आया। हार्वर्ड के अध्यक्ष के तौर पर क्लॉडीन गे का कार्यकाल विवादों से घिरा रहा। गे की मुश्किलें तब शुरू हुई जब 5 दिसंबर को 2 और यूनिवर्सिटियों के अध्यक्षों के साथ यूएस कांग्रेस में अमेरिकी कैंपसों में यहूदी विरोध के ऊपर उनकी पेशी हुई थी। इस मुद्दे पर कि यहूदियों के कत्ले आम की मांगों से कैसे निपटा जाए, तीनों विश्वविद्यालयों के अध्यक्षों के घुमा फिरा कर दिए गए जवाबों के बाद उनके इस्तीफों की मांग जोर पकड़ने लगी। ये एक बड़ी क्षति है क्योंकि उन्हें अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिला। हार्वर्ड एक दिलचस्प समय पर आना हुआ। यहूदी छात्र के तौर पर मैंने पाया कि यहूदी समुदाय के काफी लोग कैंपस के माहौल में बहुत सहज नहीं थे। अभी तक क्लॉडीन गे ने ये ऐलान नहीं किया है कि वो यूनिवर्सिटी में कब तक रहेंगी। विशाल विवेक की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो गणतंत्र दिवस की तैयारियों की बात करते हैं। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में सेना का प्रचंड हेलीकॉप्टर भी नजर आएगा। देश में बने मल्टी रोल लाइट अटैक हेलीकॉप्टर का दमखम यहां पर देखने को मिलेगा। आखिर क्यों इसे दुनिया के बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर्स में शुमार किया जाता है, देखते हैं एक विस्तृत रिपोर्ट। नमस्कार। इस 26 जनवरी को भारतीय सेना की विराट शक्ति का एक प्रचंड रूप देखने को मिलेगा। सेना के मल्टी रोल लाइट अटैक हेलीकॉप्टर का नाम है प्रचंड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में बना यह हेलीकॉप्टर सेना की कई जरूरतों को पूरा करता है। ये रेगिस्तान में भी कारगर है और ऊंची पहाड़ी इलाकों में भी। 2 सीटों वाला प्रचंड का वजन 5.8 टन है। इसमें 2 शक्तिशाली इंजन लगे हैं। इसमें ग्लास कॉकपिट भी है। ये 288 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ये एक बार 550 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है, यानी बिना तेल भराए हुए। उच्च दबाव वाले क्षेत्र में उड़ान भरने की क्षमता इसे बेहद खास बनाती है। ये 16,400 फुट की ऊंचाई पर उतर सकते और उड़ान भरने वाला दुनिया का इकलौता अटैक हेलीकॉप्टर है। इसके सेंसर्स भी इसे बेहद खास बनाते हैं। इसमें एक साधारण कैमरा और एक इंफ्रारेड कैमरा है। ये कैमरे खराब मौसम में भी लोकेशन और स्थिति का सटीक पता लगाने में सक्षम है। इसके अलावा जमीनी और हवाई लक्ष्यों पर गोलाबारी, लेजर गाइडेड बम और मिसाइलों से निशाना साधने के लिए लेजर डेजिग्नेटर का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो इसके निशाने को अचूक बना देता है। इसका सुरक्षा कवच भी काफी मजबूत है। इसमें 70 मिलीमीटर का रॉकेट लगा हुआ है, जिसकी सीधी फायरिंग रेंज 4 किलोमीटर और अप्रत्यक्ष फायरिंग रेंज 8 किलोमीटर तक है। प्रचंड की नोज में एक 20 मिलीमीटर की गन लगी हुई है। यह 2 किलोमीटर की फायरिंग रेंज के साथ प्रति मिनट 800 राउंड फायर करने में सक्षम है। साथ में यह हवा से हवा और हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलों से भी लैस है। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल आतंकवाद विरोधी अभियान से लेकर उग्रवाद विरोधी अभियान में भी किया जा सकता है, बात चाहे शहरी इलाके की हो या फिर जंगली इलाके की। इन्हीं खूबियों की वजह से इस अटैक हेलीकॉप्टर को पाकिस्तान से लेकर चीन की सीमा तक में तैनात किया जा रहा है।